नमस्कार। कप ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। कोरोना का संक्रमण दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। भारत ने भी एक मुकाम हासिल किया है। अब भारत नंबर 2 पर है और अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप जब अहमदाबाद के, गुजरात के वो लोकप्रिय मशहूर मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी हाथ से हाथ मिलाकर नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। आज ये दोनों महापुरुष अपने अपने देश में कोरोना के संक्रमण के सामने लाचार और बेबस होकर पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। जाहिर है खामियाजा तो हम और आप भुगत रहे हैं। अगर कोरोना को हवाई अड्डों पर रोक लिया जाता, विदेश से भारत आने नहीं दिया जाता, वो नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन नहीं होते, तो फिर मुमकिन था कि हम बाकी देशों की तरह कोरोना से या तो बहुत कम संक्रमित होते या फिर उसका मुकाबला कर रहे होते। एक समय था जब हम लोग कह रहे थे, पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, पूरी देश की पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप कर दी गई थी। प्रवासी मजदूर सड़क पर थे, उन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जब ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये अनप्लैन्ड लॉकडाउन है, गरीबों के पेट पर लात मार करके लॉकडाउन है और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए देश को लॉकडाउन में डालकर यह बताया गया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जबकि मेहनत होती, अगर उन क्षेत्रों को पकड़ते जहां कोरोना है, अरे तब तो 550 लोग कोरोना से पीड़ित थे, तो उन प्रदेशों में लॉकडाउन का क्या मतलब था जहां कोरोना बहुत बाद पहुंचा। और इस बात के बावजूद पहुंचा कि आप लॉकडाउन के दुष्परिणामों को जब जान पाए, जब आपने जान है जहान है के बजाय जान भी जहान भी का नारा दिया, अपनी ही नीति से पलट गए, तब तक काफी देर हो चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। दुनिया का सबसे बड़ा सख्त लॉकडाउन कहा गया था। और तब क्या कहा जाता था जानते हैं? तब कहा जाता था अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हमारा देश भी इटली बन जाता। इटली का नाम जानबूझ करके लिया जाता है क्योंकि हमारे देश की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का मायका इटली है। तो इटली का नाम जानबूझ कर लिया जाता है। निश्चित रूप से एक समय था जब इटली में कोरोना की हालत बदतर थी। यूरोपीय देशों में कई ऐसे देश थे जहां हालत बदतर थी। लेकिन आज अब देख लीजिए, कई इटली हमारे देश में बन चुके हैं। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़िए, कई इटली हमारे देश के अंदर बन चुके हैं। और पूरे यूरोप में, इटली तो एक छोटा सा देश है, पूरे यूरोप में जो फिगर कोरोना का है वो फिगर हिंदुस्तान उसके आसपास है। यही स्थिति है। उस फिगर के आसपास अमेरिका है, उस फिगर के आसपास हिंदुस्तान है। और अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों को जोड़ लीजिए, तब क्या स्थिति होती है पता है? 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के संक्रमित लोग अमेरिका और हिंदुस्तान में। तो मैंने ये नाम दिया है कि दोनों देशों के आंकड़े जुड़ करके ये करोड़ कोरोनापति, ये करोड़ कोरोनापति बन गए हैं भारत और अमेरिका। दोनों दोस्त हैं, कदम ताल कर रहे हैं। वैसे ही कर रहे हैं जैसे 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ के सामने कर रहे थे। न मास्क की फिक्र थी,
न सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत या उसका भय था, उसके नहीं होने का भय, कोई भय नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी। और 24 फरवरी को कोरोना के मामले से देखा जाए तो भारत में सिर्फ 2 एक्टिव केस थे, सिर्फ 2, और अमेरिका में 50वां मरीज मिला था। और वो 50वां मरीज इस मायने में महत्वपूर्ण था कि कम्युनिटी ट्रांसफर के तौर पर उस केस को चिन्हित किया गया, पहचाना गया कि उसके लक्षण जो है कम्युनिटी ट्रांसफर वाले हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर का मतलब जब सोर्स का पता नहीं चलता है, जब सोर्स ये खास तौर से पता नहीं होता है कि विदेश से आया हुआ संक्रमित है, उस संक्रमित के प्रभाव में या संपर्क में आए हुए में से लोग हैं, या उसकी चेन में से कोई है, इस चेन का जब पता नहीं चलता है तब ये मान लिया जाता है कि ये अब कोरोना सामुदायिक रूप ले रहा है, कम्युनिटी संक्रमण जो है, कम्युनिटी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये 50वां केस था। हिंदुस्तान में तो आज भी नंबर 2 होने के बावजूद दुनिया में सरकार ने कभी नहीं देश को बताया कि हिंदुस्तान कोरोना से कम्युनिटी ट्रांसफर के फेज में आया है, नहीं बताया। हमेशा बताते रहे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आज भी देख लीजिए ना बुलेटिन, वो कहेंगे कि ऐसा है कि हमारी रिकवरी रेट ऐसे में ऐसे है, ऐसा है कि हम दूसरे देशों की तुलना में कम है हमारे यहाँ मरने वाले आंकड़े। ऐसा करते करते, समझते समझाते देश को दूसरे नंबर पर ले आए। मौत के मामले में बहुत ढिंडोरा पीटते थे कि बहुत कम है हमारे यहाँ मामले, अभी भी बोलते हैं कि हमारी तो इतनी बड़ी आबादी है, उस हिसाब से तो ये बहुत कम है। यही तो 67-68 हजार ही तो लोग मरे हैं। तो आबादी तो हमारे देश में हमेशा से ज़्यादा रही है। दुनिया की तमाम बीमारी सबसे पहले इंडिया में ही होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मौत इंडिया में ही होनी चाहिए, ये सोच है सरकार की, और इसी सोच का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है। नमस्ते ट्रंप के 10 दिन बाद से ही, यानी 3 मार्च से ही भारत में कोरोना का असर दिखने लगा था। आपको याद होगा 3 मार्च को ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, कहा था कि डॉक्टर्स और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो कोरोना जो है उससे बचने के लिए सोशल गैदरिंग रोकनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि होली इस बार वो नहीं मनाएंगे, और पूरे देश में ये मैसेज गया और सबने होली में अपने आप को संयमित रखा, सीमित तरीके से घर परिवार में मनाकर रह गए, घर से बाहर नहीं निकले। तो होली 10 मार्च को थी, और 10 मार्च को अगर देखें तो भारत में सिर्फ 63 मामले थे, 63 कोरोना के मामले थे, और अमेरिका में देखें तो वो 1000 पहुंचने वाला था, 994 मामले थे। इतने का ही फर्क था अमेरिका और भारत के बीच में। 19 मार्च को पहली बार अमेरिका में किसी स्टेट में, अमेरिका की किसी स्टेट में स्टे एट होम, घर में ठहरिए, घर में रुकिए का ऐलान हुआ, और लोग उसको छुट्टी बोल दीजिए, डर से बोलिए, लेकिन पहली बार स्टे एट होम लगा। और उस समय जब पहली बार स्टे एट होम की घोषणा हुई कैलिफोर्निया में, तो 14,899 मामले अमेरिका में आ चुके थे, यानी 10,000 से प्लस वाला ग्रेड। तो नमस्ते ट्रंप का असर भारत में कब दिखा? सबसे पहले भारत में सबसे पहले तब दिखा जब यहां जनता कर्फ्यू लगाया गया। और जनता कर्फ्यू की तारीख क्या थी? 22। अमेरिका आगे आगे चल रहा था, भारत पर उसको फॉलो कर रहा था। अमेरिका में जब हुआ स्टे एट होम, घर में रहिए, तो भारत भी जागा, नरेंद्र मोदी भी जागे, ट्रंप जागे तो मोदी जागे। तब यहां इन्होंने जनता कर्फ्यू लगा दिया। जनता कर्फ्यू में लोगों से ताली थाली बजवाई और उसको एक स्लोगन दिया कि हम कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब समझिए, तुलना कीजिए, उस समय जब केस 22 मार्च को जब बजाया गया था, उस समय केस था 403 कोरोना का। तब कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजवाई गई थी। और आज केस कितना है? 40 लाख पार कर चुका है।
तब हम ताली थाली बजाने का कोई इवेंट जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को मनोबल बढ़ाने का कोई प्लान हमारे पास नहीं है। और आप देखेंगे कि जब 22 मार्च को हमने ताली थाली बजवाई और 24 मार्च को लॉकडाउन कर दिया, तो लॉकडाउन जब 24 मार्च को इंडिया में हो रहा था, तब तक 24 मार्च तक अमेरिका में 16 स्टेट्स में स्टे एट होम कहा जा चुका था। घर पर रहिए 16 स्टेट्स में, यानी बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही थी। और अमेरिका में कोरोना के संक्रमण का जो 10,000 का फिगर था वो 18 मार्च को पूरा हुआ था। हमने बताया कि 19 मार्च को जब पहली बार स्टे एट होम हुआ उस समय वो 14,000 से ज़्यादा का फिगर था। 18 मार्च को 10,000 का फिगर पार हुआ था। भारत में 10,000 का फिगर कब पार हुआ? 13 अप्रैल को। यानी 18 मार्च और 13 अप्रैल के बीच का जो 27 दिन है, आप कह सकते हैं कि 27 दिन इंडिया आगे था। ठीक है, इंडिया अमेरिका से 27 दिन आगे चल रहा था, इस मायने में कह सकते हैं। अमेरिका ने 27 मार्च को 1 लाख का आंकड़ा पार किया। 1 लाख कोरोना संक्रमित 27 मार्च को हो गए। और भारत ने कब 1 लाख का आंकड़ा पार किया? 18 मई को। ये मैं कंपेयर दे रहा हूं। और अब 18 मई और 27 मार्च के बीच फासला 43 डेज का। तो इस तरीके से 43 डेज हो चुके थे। और तारीख थी 18 मई जब भारत में 1 लाख हुआ। लेकिन 18 मई आते आते सरकार ने अपनी नीति को पलट दी। सारा कुछ, शराब की दुकानें खुल चुकी थी 1 मई से, या फिर स्पेशल ट्रेनें चलने लगी थी प्रवासी मजदूरों के लिए। और डिसीजन लिया जा चुका था कि अंतर्राज्यीय सीमाएं खुलेंगी, अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी, तमाम चीज़ें ओपन करने का हो गया था। यानी यू टर्न जिसको बोलते हैं, लॉकडाउन से अनलॉक की ओर भारत बढ़ने लगा था। कब? 18 मई तक, जब 1 लाख का संक्रमण हुआ। यानी हमने मान लिया कि ये लॉकडाउन जो था वो गलत था। हालांकि किसी ने बोला नहीं, किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी देश से कि देश के साथ में इतना गलत डिसीजन हुआ। कोई माफ़ी नहीं मांगी। पूरा कारोबार चौपट हो गया। कोरोना रुका नहीं। जिस मकसद से लॉकडाउन हुआ वो लॉकडाउन अपने मकसद को हासिल नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से बेशर्मी दिखाई गई। आज तक उसको डिफेंड किया जाता रहा, गलती नहीं मानी गई। गलती और भी मामलों में नहीं मानी गई है। भाई जीडीपी डबल डिजिट में जाने वाले थे लेकर के, लेकिन वो निगेटिव डबल डिजिट में आ गई जीडीपी। नहीं माने गलती, आज तक नहीं माने। जीडीपी का मतलब ही बदल दिया इन्होंने और कहा कि जीडीपी से कुछ होता नहीं है। जीडीपी वीडीपी क्या होता है, ये आम लोगों को समझाया गया। बेरोजगारी पर वैसे ही चुप रह गए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार घोषित कर दिया। इसके बावजूद जो कोरोना काल में आंकड़े सामने आए, सबके सब रोजगार ठप हो गए। सब जिनके पास रोजगार थे उनके पास भी रोजगार छिन गए। 12 करोड़ लोगों से तो रोजी रोटी छिन गई कोरोना काल में। लेकिन चलिए मान लीजिए ये कोरोना का दोष था, दैवी आपदा मान लीजिए, ईश्वर ही हमारे ऊपर क्रूर हो गए। आप तो मेहरबान थे, हमारी सरकार तो मेहरबान थी। 27 अप्रैल को कोरोना का अमेरिका में जो स्तर था वो 10 लाख पहुंच गया। यानी 10 लाख का लेवल, 1 लाख से मैं अब 10 लाख की बात कर रहा हूं। 10 लाख का लेवल अमेरिका में 27 अप्रैल को आया और भारत में 16 जुलाई को आया। यहां पर स्पीड अमेरिका के मुकाबले भारत की थमी हुई दिखती है, या यूं कहें कि अमेरिका की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज दिखती है। जैसे भी आप इसको देखना चाहें, आप अगर बहुत आशान्वित हैं तो ये कहेंगे कि हमारी स्पीड बहुत कंट्रोल रही और इसका हो सकता है कि सरकार को योगदान जाए कि 81 दिन का फर्क अमेरिका और भारत में हो गया। वो 10 लाख का स्तर 27 अप्रैल को पाते हैं और हम 10 लाख का जो मुकाम है 16 जुलाई को पाते हैं। तो अगस्त आते आते जो अनलॉक होने के बाद की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे उसको जिम्मेदार कह लें या फिर आप किसी को जिम्मेदार न कहें, लेकिन अब अगस्त आते आते कोरोना की गति हिंदुस्तान में बहुत तेज हो चुकी थी। 25 लाख के लेवल पर अब
समझते हैं स्थिति को। 25 लाख का लेवल अमेरिका में 25 जून को आया और भारत में 14 अगस्त को आया। अब ये जो नेगेटिव अचीवमेंट है, इसको पाने में एक बार फिर जो डेज का फासला, जो 81 डेज हम बता रहे थे पिछले ये मुकाम पर 10 लाख का जब हम स्तर पा रहे थे, तब अमेरिका और भारत के बीच में 81 दिनों का फर्क था। यानी हम 81 डेज बाद उस मुकाम पर पहुंचे जिस मुकाम पर अमेरिका पहुंचा था। तो उस मुकाम पर 25 जून को अगला मुकाम जो 25 लाख का है, वो अमेरिका 25 जून को पहुंचा, भारत 14 अगस्त को, यानी 41 दिन का फासला आया। यानी ये फासला एकदम तेजी से घट गया और अब रफ्तार स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान की बहुत तेज हो चुकी थी, जो सबको पछाड़ने लगी और अमेरिका के काफी करीब पहुंचने को हो गई। 40 लाख के स्तर पर जब 21 जुलाई को अमेरिका पहुंचता है, तब भारत 4 सितंबर को 40 लाख पहुंचता है। यानी एक बार फिर 46 दिन है, लगभग वही रेट, वही गति बनी हुई है। 25 लाख से 40 लाख के बीच भारत की गति उसी तरीके से तेज बनी हुई है और 46 दिन का फर्क रह गया है। अब बहुत ज्यादा फासला नहीं, ब्राजील को हमने पीछे छोड़ा है, ब्राजील को छोड़ करके ही तो हम नंबर 2 हो रहे हैं। अब अमेरिका है, लगभग 20 लाख का स्पीड हासिल करना है, तब हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। ये कोई अचीवमेंट वाला नहीं है कि हमें टारगेट अचीव करना, ये हमारी को भयंकर कोरोना की जो स्थिति है, उसकी जो तेज गति है, उसको रोक पाने में जो हमारी विफलता है, ये फेल्योर का रेट है। ये फेल्योर रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। हम नहीं मनाते, ईश्वर न करे हम अमेरिका को पीछे छोड़ें। ये जो जोड़ी है ट्रंप और मोदी की, ये पूरी दुनिया में ये नाम कमा चुकी है कोरोना को लेकर के, करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ कोरोनापति ये जोड़ी बन चुकी है, हिंदुस्तान और अमेरिका को बना चुकी है। तो लेकिन दोनों के दोनों महापुरुष अपनी फेल्योर मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं मानेंगे फेल्योर और कहेंगे कि ये दैवीय आपदा है, तमाम तरह से कहेंगे। बाजार गिरेगा, कहेंगे कि कोरोना की वजह से गिरा। कोरोना कैसे आया? अरे हम तो नहीं जानते, दैवीय आपदा है। बहुत बोलेंगे, तरह चाइना ने भेज दिया इसलिए कोरोना आया। लेकिन सवाल है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपदा इन्हीं 2 देशों में क्यों पड़ी, इन्हीं 2 मित्रों के बीच क्यों पड़ी? क्योंकि ये नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को भूल करके, कोरोना के खौफ को समझे बिना, उसके बारे में प्लानिंग किए बिना नमस्ते ट्रंप में बिजी थे। और अब कोरोना नमस्ते कर रहा है, कोरोना नमस्ते कर रहा है। और यही है वो प्रकोप जिसको ये दैवी प्रकोप बोल करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। हम शुभकामना रखते हुए कि आने वाले दिनों में ये अपने ऊपर अपने अंतर में झांकेंगे, पुनर्विचार करेंगे अपनी नीतियों पर, सोच पर, समझदारी पर, और राजनीति करने के बजाय गंभीरता से कोरोना को रोकने के लिए प्रयास करेंगे उन जगहों पर और उन तरीके से जैसे उसको रोका जा सके, न कि पूरे देश को और दुनिया को लॉकडाउन में डालने की सलाह देंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए ताकि सबसे रहे आगे कप ऑफ न्यूज़।